हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नज़र सैयद अली मुश्तबा के साथ। इस एपिसोड में हम हर हफ्ते फ्राइडे को भारत के पड़ोसी मुल्कों की खास खास खबरों पर चर्चा करते हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और कई किताबें लिखी हैं, जाने माने लेखक भी हैं, जर्नलिस्ट हैं और साउथ एशिया पर खास उनकी नज़र रहती है। अपने ताल्लुकात कुछ सोशल पॉलिटिकल मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जो इन मुल्कों में हैं, जो आपके राब्ते में रहते हैं। कई बार वो खबरें भी आ जाती हैं जो मीडिया में नहीं होती, फिर भी सैयद अली मुश्तबा के जरिए से हमारे मीडिया स्टार वर्ल्ड पर वो खबरें आ जाती हैं। आज हम बिल्कुल शुरू में बात करेंगे अफगानिस्तान से कई खबरों की, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टकराव जैसी हालत, बॉर्डर बंद और टेररिज्म पर कुछ ऐसा टकराव तनाव की हालत है कि 19 दिन हो गए, तकरीबन 20 दिन होने जा रहे हैं कि वो बॉर्डर बंद है और ट्रक दूर तक नजर आ रहे हैं। बॉर्डर पर दोनों तरफ खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि सरकारें मामला हल करें तो कारोबार फिर से शुरू हो। उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा तापी गैस पाइपलाइन पर भी तालिबान सरकार ने कुछ काम किया है, पाइपलाइन बिछाने का काम किया है, उसमें क्या कुछ प्रगति है उस पर बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन की भी एक रिपोर्ट आई है जो पॉजिटिव है काफी हद तक अफगानिस्तान से मुताल्लिक, उस पर बात करेंगे। और कुछ महंगे पत्थर जो होते हैं, जो जवाहरात होते हैं, वो तालिबान सरकार ने बाकायदा वो निकालने शुरू कर दिए हैं और मार्बल का भी एक तरह से, कंधार से मार्बल भी काफी अहम अच्छा मार्बल वहां से निकल रहा है जो दुनिया की मार्केट में जाना शुरू हो गया है। उसके अलावा पाकिस्तान में जो ट्रेन का हादसा हुआ, हादसा नहीं बल्कि हमला, और वो हमला ऐसा कि पहली बार इस किस्म का एहसास हुआ कि बलूचिस्तान में अलगाववादी इस हद तक शिद्दत पसंदी पर उतर आए हैं कि एक ट्रेन को अगवा कर लिया और उसका अंत बहुत बुरा हुआ। काफी लोग उसमें आम शहरी भी मारे गए हैं। वो उस खबर पर हम बात करेंगे। इमरान खान की क्या प्रतिक्रिया है उस पर बात करेंगे। नेपाल और बांग्लादेश से भी कुछ खबरें हैं, उन पर बात होगी। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफी लोग हैं जो आपको देखते हैं और इस खास प्रोग्राम को, जो आप साउथ एशिया के मुल्कों पर पूरी नजर रखते हैं, खबरें चर्चा करते हैं, इसलिए काफी पसंद किया जाता है। क्या कुछ है अफगानिस्तान से सबसे अहम खबर? क्या क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो तुरखाम बॉर्डर जिसका हमने शुरू में जिक्र किया, वहां के क्या हालात? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग खबर, वो पिछले ही हफ्ते हम लोग ने इस खबर को आपके माध्यम से और अपने सामीन तक लेके आए थे कि तोरखाम बॉर्डर, जो कि एक चेक पोस्ट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो बंद था। तो पिछली बार जो है वो करीब करीब एक हफ्ते हो गए थे, तब से वो तिजारत जो है वो इस तरफ से उस तरफ नहीं हो रही थी। अब उसको जो है करीब करीब 3 हफ्ते होने वाले हैं, 20 दिन के आसपास होने वाले हैं जब हमारे सामने इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। और अभी तक वो बॉर्डर जो है वो क्लोज है। और इस बॉर्डर के क्लोज होने की जो है वजूहात जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्मॉल, मतलब छोटी सी चीज है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा तजारत जो है एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ होता है, अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ। तो अब हम लोग जो है ये बात को पहले मालूम करें कि आखिर इतना बड़ा फैसला पाकिस्तान ने क्यों ले लिया कि वो जो है बॉर्डर को ही बंद कर दिया। तो मेन जो इसकी जो मेन जो रीजन है या मेन जो इसकी वजह है वो ये है, वो है डूरांड लाइन। डूरांड लाइन जो कि ब्रिटिश के सरकार के टाइम में एक फर्जी लाइन जो है उन्होंने खींच दी की थी कि इस तरफ जो है अफगानिस्तान होगा और इस तरफ पाकिस्तान होगा, और बल्कि दोनों तरफ जो है पश्तूनी है, इधर भी पश्तून है उधर भी पश्तून है। अब पाकिस्तान ये कहता है कि हम अफगानिस्तान से अलग हैं और अफगानिस्तान कहता है कि हम तो पश्तून के साथ हैं, इधर भी पश्तून है। तो ये जो रशाकशी है वो डूरांड लाइन की है। तो ये
पहली बात जो है वो आपको समझनी पड़ेगी। और ये लड़ाई जो है वो आज की नहीं लड़ाई है, बहुत पुरानी लड़ाई है। जब से पाकिस्तान वजूद में आया और जब से डूरांड लाइन का किस्सा हुआ, तो कभी जो है वो नर्म पड़ जाता है, तो कभी गर्म पड़ जाता है। तो अभी मौसम जो है गर्म है। तो अभी इसके दूसरी जो पहलू है वो ये है कि उसी डूरांड लाइन के ऊपर, जहां तक मुझे अपना सोर्सेज से मालूम है, कि पाकिस्तान ने एक फेंसिंग कर दी है डूरांड लाइन के ऊपर, कि इधर जो है पाकिस्तान है, उधर अफगानिस्तान है। और ये फेंसिंग जो है वो अमेरिका से स्टील लेकर के आए हैं कि जिसमें तोप का गोला भी अगर मारेंगे तो वो फेंस गिरेगा नहीं। तो वो स्टील की फेंसिंग है और वो इधर से जो है और उधर से की बात है। अब ये बात जो अब लड़ाई की जो बात आई है, अभी जो करंट जो मसला है, वो अफगानिस्तान की तरफ एक चेक पोस्ट है। उस चेक पोस्ट में जो है वो मतलब कुछ पुराना चेक पोस्ट है अफगानिस्तान की तरफ, उसको वो रिपेयर कर रहे थे अफगानी अपनी तरफ से, जिसको पाकिस्तानियों ने ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जो हमारा पुराना एग्रीमेंट है, बात यहाँ पे उसी पे आ गई है कि जो पुराने एग्रीमेंट अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के डूरांड लाइन के लिए हैं, वो खुल के आ रहा है सामने। और पाकिस्तानी ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि अफगानिस्तान उस डूरांड लाइन के जो मतलब संधियां हुई हैं ये 1947-94 डेट से, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये एक्चुअली इसके अंदर की तय की बात है, क्योंकि 21 दिन जो है वो आप बिजनेस बंद कर सकते हैं, कर लिया उन्होंने। 800 ट्रक जो है एक दिन मतलब में इधर से उधर होते हैं, और बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है अफगानिस्तान को भी, पाकिस्तान को भी। अफगानिस्तान को ज्यादा हो रहा है, पाकिस्तान को कम हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान की पूरी तिजारत जो है वो तोरखाम बॉर्डर के ऊपर ही मौजूद है। फिर इसके अंदर एनालिसिस दो चीजें और हैं। एक एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान जो है वो सारे अफगान को भेज रहा है वापस, इलीगल इमिग्रेंट और जो लोग आए थे यहाँ पे उनको भेज रहा है। तो वो तो कशीदगी है ही है। तो उसके लिए भी अफगानिस्तान जो है वो चाह रहे हैं कि मतलब अब पाकिस्तान जो है थोड़ी और लीनियंसी बरते और उनको जो है अब्रप्टली जो है वो भेजना दे। अभी उन्होंने 31 मार्च का भी अनाउंस कर दिया है पाकिस्तानियों ने कि जो भी लोग हैं जो बाकायदा पेपर लेकर के यहाँ रह रहे हैं, वो 31 मार्च तक जो है वो पाकिस्तान के सॉइल को छोड़ दें और अफगानिस्तान चले जाए। तीसरी जो बात इसमें आम है वो है टेररिज्म के हवाले से। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान जो है वो हमारे यहाँ इसी बॉर्डर से जो है वो टेररिस्ट को भेजता है और यहाँ पे आके धमाके होते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इस पे बातचीत हो रही है। अभी एक जिरगा भी बैठा था अभी ये 2 दिन पहले, मतलब बुध के दिन, उस पर कोई फैसले नहीं हुए हैं। मतलब पिछले जो संडे है उस दिन भी कुछ नेगोशिएशन हुए थे और नेगोशिएशन चल रहे हैं। आज या कल में जो है हमें ऐसा लगता है कि कुछ राब्ता जो है वो बन जाएगा और दोनों तरफ से बातचीत हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मतलब अगले प्रोग्राम में हम यही देंगे कि तोरखाम बॉर्डर खुल गया, मतलब ये खबर हमारी होगी कि तोरखाम बॉर्डर खुल गया। तो ये जो है यही हाल है सूरत। और इसके कब तक क्या होगा ये पॉलिटिकल मैटर है, ये बिजनेस मैटर से भी बाहर। बिजनेस मैटर होता तो कब का कब ये सॉल्व हुआ होता। ये पॉलिटिकल मैटर है, काफी डीप जो है इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो डीप रिलेशनशिप है उसका तनाज़ा है। और इसको कैसे रिजॉल्व होगा वो तो नेगोशिएशन से रिजॉल्व होगा। और अफगानिस्तान को भी पीछे हटना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी हटना पड़ेगा अपने अपने पोजीशन से। तो यही खबर है जी। बिल्कुल, जब बातचीत करेंगे तो कुछ कंप्रोमाइज तो करने पड़ेंगे। उसके आगे ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया तापी जो गैस पाइपलाइन है, उस सिलसिले में तालिबान की तरफ से कुछ प्रोग्रेस नजर आ रही। क्या कुछ है वो? चूंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक भारत से है और भारत के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि तालिबान भी किसी ना किसी तरह से उसमें हिस्सेदार हैं, जो कुछ भारत में गैस आने वाला है। क्या है उसकी खबर? जी, वो खबर तो बहुत पुरानी है, वो मतलब मालूम नहीं 1990 से चल रहा है या कब से चल रहा है। तापी तो मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तब से तापी चल रहा है वो। तो ये तुर्कमेनिस्तान से जो है एक गैस पाइपलाइन चल रहा है जो कि तुर्कमेनिस्तान में बनके तैयार हो गया है।
और अफगानिस्तान के अंदर अब इंटर हो गया है। अब जब से तालिबान आए हैं तब से उनकी बातचीत हुई है, और क्योंकि ये जो पूरा गैस लाइन पाइपलाइन है ये तुर्कमेनिस्तान फंड कर रहा, मोर देन 85% ऑफ द गैस जो पाइपलाइन है वो मतलब अफगानिस्तान का, वो उसका खर्चा जो है वो अफगानिस्तान बर्दाश्त कर रहा है। तो खबर जो अब हम लोगों की ये है कि इसको चले हुए भी 3-4-5 महीने हो गए हैं, तो अब वो कह रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं अफगानिस्तान वाले, उनके जो हुमायूं अफगान उनका नाम है, जो मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम और माइंस के, हुमायूं अफगान साहब, तो उन्होंने कहा कि 8 किलोमीटर के लगभग जो है वो मतलब पाइपलाइन बनके तैयार हो गया है, गैस पाइपलाइन। और उसमें फिर उन्होंने कहा है कि 3 किलोमीटर तो पूरा बन के तैयार हो गया है, और 3.5 मीटर जो है उसका प्रिपरेशन चल रहा है, और उसके बाद उन्होंने 2.9 किलोमीटर जो है वो भी अक्वायर कर लिया है लैंड। तो लगभग सबको जोड़ जाड़ दें तो वो 8 किलोमीटर के लगभग हो जाता है। तो अब ये तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि साहब ये बन रहा है और ये बन के तैयार हो चुका है। और हम लोग जो है उसके साथ साथ एक चीज और भी है कि कुछ प्रोजेक्ट्स भी उसके साथ हैं, जो पाइपलाइन तो चल ही रहा है उसी के साथ साथ कुछ और भी बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं जो कि भी मतलब उसके साथ चल रहे हैं। तो ये पूरा अफगानिस्तान का तो जो जो एरिया है वो तो शायद मुझे लग रहा है कि वो सक्सेसफुली कवर हो जाएगा, इसलिए कि अफगानिस्तान चाहता है कि हम वो गैस लें, और वो गैस लेने के बाद अफगानिस्तान ने कह दिया है कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। जो अफगानिस्तान से गैस वहां से तुर्कमेनिस्तान से आएगा उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे ईरान के जरिया, चाबहार पोर्ट के जरिया वो दुनिया में गैस जो है वो अफगानिस्तान उसको सेल करेगी और पैसे कमाएगी उससे। अब जो मेन बात है कि ये गैस पाइपलाइन जो है तापी, तो टी से तुर्कमेनिस्तान होता है, ए से अफगानिस्तान होता है अब पी से जो है वो पाकिस्तान होता है, और आई से जो है इंडिया होता है। तो पाकिस्तान के ऊपर भी सवालिया निशान है और इंडिया के ऊपर तो डबल सवालिया निशान है कि क्या इंडिया वो पाइपलाइन को आने देगी और क्या पाकिस्तान से दोस्ती करेगी। और पाकिस्तान भी ये अभी उसने कोई मतलब अपना रजामंदी नहीं जाहिर की है कि वो उस गैस पाइपलाइन को जो है पाकिस्तान में जो है वो मतलब अलाउ करेगी और ये करेगी, क्योंकि वो खर्चे की बात है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो खर्चा है नहीं, पैसा है नहीं, तो कौन उसे फंड करेगा। तो ये सब बट्स हैं, अभी तापी को चलने दीजिए। पूरे अफगानिस्तान में मुझे लगता है कि वो तो जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो अफगानिस्तान में तो बिक जाएगा, तो अब तार रह जाएगा उसका तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान यही रह जाएगा, पीआई जो है वो खत्म हो जाएगा। वो जो असल में गैस का जो था एक बड़ा प्रोजेक्ट था एक जमाने में, जो आईपीआई के नाम से मशहूर हुआ था, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, और उसको अमेरिका ने रोका था बाकायदा, पाकिस्तान पर भी दबाव डाला, इंडिया पर भी दबाव डाला, और उसके बाद ये तापी अल्टरनेट बता करके इसमें उलझा दिया। और भारत में आज कितनी गैस महंगी है, उसमें बाकायदा अमेरिका बहादुर का वो पंगा डालना जो है वो उसमें बाकायदा उसकी वजह बना है। तापी कब पूरी हो पाएगी उस पर कोई यकीन नहीं कर सकता, ये बहुत ही अजीब लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट है। अच्छा, अफगानिस्तान में विमेन एंटरप्रेन्योर की भी कुछ खबर आ रही है, वो क्या कुछ है? जी, मुझे ये लग रहा है ये जो खबर है ये एक्चुअली वेस्टर्न मीडिया को और जो दुनिया में एक नैरेटिव बना हुआ है कि अफगानिस्तान जो है औरतों को सता रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है मतलब सारी दुनिया का जो कहर बरसा हुआ है वो विमेन के ऊपर है। इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए ये खबर जो है तालिबान ने जो है उनके अब्दुल रहमान हबीब ये साहब जो है ये स्पोक्समैन है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के मिनिस्टर हैं ये, और इन्होंने कहा है कि वुमेन का बहुत क्रूशल रोल है अफगानिस्तान के इकोनॉमी को बहाल करने के लिए और उसके ग्रोथ के लिए, और वुमेन जो है बहुत ही मतलब बढ़ चढ़ करके अफगानिस्तान के इकोनॉमी को डेवलप कर रही हैं। और उन्होंने आंकड़ा दिया है कि 26,000 वुमेन जो हैं वो इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी कर रही हैं, मतलब साहूकारी या सरमायाकारी या जो भी कह लीजिए वो कर रही हैं डिफरेंट मतलब सेक्टर्स के अंदर। और उसके उन्होंने कहा कि 10,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं और 2,50,000 वुमेन जो हैं वो स्मॉल मीडियम साइज इस तरह के एंटरप्रेन्योर, हैंडीक्राफ्ट्स और इस तरह की चीजों में जो है वो बिजनेस में लगी हुई हैं, और जो इनफॉर्मल सेक्टर है
और वो बहुत सारी विमेन जो हैं वो लाइसेंस मांग रही हैं तालिबान सरकार से कि आप हमें अलाउ कीजिए कि हम जो है विमेन को मतलब हमें और जो है मतलब कारोबार कर बिजनेस सकें, करने के बिजनेस लिए कर और ये करने के लिए। तो ये खबर जो है वो इन्होंने अपनी तरफ से तालिबान सरकार ने या जो जो एमिरेट सरकार ने है वो ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि विमेन डेड हो गई हैं वहां पे या उनको जो है बिल्कुल अफगानिस्तान से अलग कर दिया गया है और उनको ये कर दिया गया है। तो ये बड़ा फिगर है जो ये बताना चाह रहे हैं कि अब विमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है अफगान इकोनॉमी में और उसके ग्रोथ में है। जी जी, पिछले दिनों एक वो अफगान विमेन रेडियो की भी खबर दी थी आपने कि वो रेडियो चलाती हैं, खवातीन अपने प्रोग्राम्स चलाती हैं और बीच में वो बंद किया गया था, वो दोबारा फिर से शुरू हो गया था। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट अफगानिस्तान के सिलसिले में इकोनॉमी के बारे में क्या कुछ है? अब से पहले ट्रंप की सरकार आने से पहले वहां की करेंसी भी भारत की करेंसी से भी ज्यादा मजबूत बताई जा रही थी। अब कहते हैं कुछ लड़खड़ा रही है वहां की करेंसी। अब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट क्या कुछ कह रही? जी, ये 24-25 का रिपोर्ट है जो कि अभी 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशन से जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने उनके हवाले से ये रिपोर्ट शाया हुआ है या उन्होंने जो है मतलब इसको वाज़ेह किया है और इनका ये कहना है कि अफगानिस्तान जो है सारे चैलेंजेस के बाद पॉलिटिकल चैलेंज देख रहा है, इकोनॉमिक चैलेंज देख रहा है और दुनिया की तरफ से उनको रजामंदी नहीं मिली है, स्वीकृति नहीं मिली है उनके गवर्नमेंट को, फिर भी अफगानिस्तान जो है 2.7% के रेट से ग्रो कर रहा है। ये बड़ा उन्होंने मतलब एक तरह से उन्होंने कहा कि ये बड़ी बात है कि इकोनॉमी उनकी कोलैप्स हो जानी चाहिए थी क्योंकि उनको जो है ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं, उनको वाटर शॉर्टेज है, उनको जो है मतलब उनकी जो और जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत फ्रजाइल, बहुत ही इनस्टेबल है। उसके बाद भी अफगानिस्तान जो है 2.7% के रेट से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मतलब अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है वो जी रही है, सांस ले रही है, वो मुर्दा नहीं हो गई है। यही जो है उनके बाद से बात हुई है और वहां पे यह है कि बहुत सारे अनसर्टेन इश्यूज हैं और बहुत अनसर्टेनिटी है, फाइनेंशियल जो है बहुत आइसोलेशन है, उनको रिस्ट्रिक्शंस का बात की है, विमेन रिस्ट्रिक्शन की भी बात की उन्होंने और उन्होंने कहा कि विमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं है जिसकी अभी उन्होंने खंडन किया इससे पहले न्यूज में जो हमने बताया। ट्रेड इम्बैलेंस है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं है बिल्कुल, मतलब दूसरी कंट्री जो नहीं है। इसके बाद भी जो है वो मतलब अफगानिस्तान इकोनॉमिकली कम से कम सांस ले रहा है और मतलब वो एक ग्रो कर रहा है, उसकी एक ग्रोथ रेट है। तो ये बड़ी खबर है। मतलब वहां पे उन्होंने ये भी कहा कि एम्प्लॉयमेंट बेइंतहा है, पॉवर्टी बेइंतहा है और इंस्टेबिलिटी बेइंतहा है। इन सारी जो मुश्किलात हैं जो हम और आप डिस्कस करते हैं सारे प्रोग्राम में कि किस तरह से अफगानिस्तान अपने चैलेंजेस को फेस कर रहा है, तो ये एक बड़ी बात है कि 2.7 रेट के हिसाब से जो है वो चल रहा है। अब इसी हवाले से मैं एक बात और कह दूं कि इंडिया जो है वो 1947 से 1990 तक सिर्फ 3.5% ग्रोथ रेट था इंडिया। जब मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने आकर के मतलब इकोनॉमी को लिबरलाइज किया और खोला, तो इंडिया उससे पहले जो है उसका इकोनॉमिस्ट जो है उसका नाम रखे हुए थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। उसका नाम ही है, मतलब दिस इज मतलब एकेडमिक टर्म कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो 3.5% था। तो वो समझ लीजिए कि मतलब एक 30-40 साल तक जो है वो इंडिया 3.5 से आगे बढ़ा ही नहीं आज तक, मतलब उससे नीचे ही गिरा 2.53 ये वो जो भी कुछ फिगर्स हैं। तो अफगानिस्तान उस हिसाब से अगर आप देखें कि जिस तरह की का बुरहान अभी वो फेस कर रही है और 2.7% के रेट से वो ग्रो कर रही है, तो एक रिमार्केबल चीज है। ये मैं अपने सामने बता। हाँ, ये समझना आसान हो गया कि भारत के भी आंकड़े क्या कुछ रहे हैं। उसके अलावा कुछ वो कारोबार भी अब काफी करने लगे हैं। चीन के साथ उन्होंने जो कॉपर का उन्होंने बाकायदा ठेका दिया था। अब कुछ नए कुछ उस किस्म के हैं, वो क्या क्या है, क्या कैसे ये इकोनॉमी को देखिए ये जो है ये उनके यहाँ काफी खजाना है पत्थरों का, बेशकीमती पत्थर जिसमें हीरे हैं, जवाहरात हैं, रूबी हैं, एमरलैंड हैं, मार्बल हैं,
इस तरह के उनके पास मतलब अपने आप में खजाना है, जिसको वो अब अलाउ कर रहे हैं दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए और उसको मतलब वो करने के लिए। तो इसमें जो है वो सबसे बड़ा जो खजाना है वो है एमरलैंड्स का, जो कि पंजशीर में है। और इसके अंदर जो है पंजशीर के अंदर बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं, जो कि एक्सप्लोर कर रहे हैं। और पंजशीर में जो एमरलैंड का जो खजाना है उसको मतलब ट्रेडर्स लोग जो हैं वो भुना रहे हैं। और ये जो एमरलैंड्स हैं ये रूबी और डायमंड और इस तरह की चीजों के बराबर ही हैं। जो गौरतलब बात इसमें यह है कि इंडिया के 2 ट्रेडर भी वहां पे जाकर के वो अपना बिडिंग कर रहे हैं और इंडिया भी उसमें उसकी भागीदारी हो रही है। दूसरी बात यह है कि कंधार में जो है वो एक दर्राए नूर मार्बल करके है। जी जी जी। दर्राए मैं नूर आप मार्बल आगे बढ़ने से पहले मैं लोगों को बता दूं कि एमरलैंड जो पत्थर है उसको हिंदी में पन्ना कहते हैं और काफी महंगा होता है पत्थर। जी, तो आप बात आगे जारी रखें। तो ये कंधार में दर्राए नूर मार्बल है, वहां उसका माइन है, जिसको तालिबान सरकार ने टर्की को 30 साल के लीज पे दे दिया है। और टर्की जो है वो आकर के वहां पे कंधार में जो मार्बल है वहां का वो निकाल रहा है वहां पे दर्रा नूर में। और इसके कंधार का जो मार्बल है वो उसकी ग्लोबल डिमांड भी काफी बढ़ी हुई है, बहुत से एक्सपोर्ट के लिए और इसके लिए। और बहुत सारे मार्बल फैक्ट्री ओनर्स जो हैं वो अफगानी वहां पे मतलब लगे हुए हैं इन मार्बल को निकालने के लिए। और गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप हमें और पैसे दीजिए ताकि इसको हम निकालें। और उसके बाद जो है इसका डिमांड जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में भी है और फॉरेन मार्केट में भी है। तो ये सब जो है ये अपसर्ज हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अफगानिस्तान, जो कि मतलब उनके इकोनॉमी को ग्रो करने में या उनको जो है। तो ऐसा नहीं कि वो डेड है और कुछ है ही नहीं है, फॉरेन एड पे बैठे हुए हैं कि फॉरेन एड हमें मिलेगा तो हम खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। तो यही खबर है वो उनके अपने इसमें। ये जो कोशिशें हैं तालिबान की वो बहरहाल सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होने के साथ साथ मैं समझता हूं तभी ये जब भी कोई इकोनॉमी बढ़ती है उसमें सिक्योरिटी बेहतर चाहिए। अब ऐसा लगता है कि तालिबान सरकार ने काफी हद तक सिक्योरिटी को बहाल कर लिया है। अब चलना चाहते हैं पाकिस्तान की खबरों की तरफ। पाकिस्तान से बहुत गर्म खबर पिछले 2-3 दिनों में तो बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि न मालूम क्या इतनी बड़ी खबर, वो ट्रेन वाला जो वाकया हुआ वो क्या कुछ है उसके बारे में बताइए। देखिए ट्रेन वाला वाकया तो अब मीडिया में थोड़ा ठंडा हो गया है, इसलिए कि वो इशू जो है वो खत्म हो गया है, मतलब वो रिजॉल्व हो गया है। वो जो क्राइसिस होता है टेररिज्म के साथ कि टेररिस्ट आतंकवादी हमला हो गया है और वो टेररिस्ट जो है वो हावी हो जाते हैं मतलब स्टेट के ऊपर, और फिर स्टेट अपना जो है रिस्पॉन्स देता है और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो खबर तो यहीं तक है, मतलब जो है उसको मैं अभी बताऊंगा और इससे। लेकिन मेन जो खबर है वो है बलूचिस्तान जो है इतना मतलब अलगाववाद पे आ गया है कि अब वो एक ट्रेन को हाईजैक कर रहा है। और उस ट्रेन के अंदर जो है 440 पैसेंजर थे और उसके अंदर जो है 9 बोगियां थी। और उन्होंने क्या किया था कि ये ट्रेन जो है ये इसका नाम है जाफर एक्सप्रेस, और ये पेशावर से जो है कोयटा से पेशावर जा रही थी। ये ट्रेन कोयटा से चली थी और पेशावर जा रही थी। और इसको जो है उन्होंने किसी सुनसान जगह पे पहाड़ों के बीच में उन्होंने डायनामाइट लगा करके रेल को जो है पटरियां जो होती हैं उसको उड़ा दिया था। और फिर वो ट्रेन जो है रुक गई और वहां उन्होंने सारे पैसेंजर्स को 440 के आसपास जो पैसेंजर्स थे उनको उतार दिया। उतारने के बाद उनको बंदी बना दिया। उसमें उन्होंने क्या किया कि दो लोगों पर अटैक किया। एक तो उसमें बहुत सारे मतलब सोल्जर्स थे जो कि मतलब ड्यूटी पे नहीं थे, ऑफ ड्यूटी थे, वो अपने घर जा रहे थे और इस ट्रेन से सफर कर रहे थे। तो वो उनको जो है उन्होंने टारगेट किया और उनको उन्होंने मार गिराया। दूसरा जो लोग इस ट्रेन से जा रहे थे जो कि बलोच नहीं थे, जो कि बलूचिस्तान के लोग नहीं थे, पंजाबी थे और कुछ होंगे, उनको भी सेग्रीगेट करके उन्होंने मार दिया। उसके बाद काउंटर ऑपरेशन हुआ उसके ऊपर, और काउंटर ऑपरेशन के बाद जो है उन्होंने जो है पाकिस्तानी जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने सारे सोल्जर्स को जो है वो उसको आतंकवाद के जितने भी लोग थे, टेररिस्ट थे, उन सबको जो है मार गिराया। और उसके बाद जो है मतलब
सारे इसको जो बंदी किए थे उनको सबको जो है छुड़ा लिया और माहौल जो है अब बिल्कुल फिर से ट्रेन जो है वो चलने भी लगी है शायद और उसके बाद जो है 21 पैसेंजर उसमें मरे हैं जो पैसेंजर थे 21 पैसेंजर जो है जो कि उनके आतंकवाद लोगों ने मारे हैं और मेरे ख्याल में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको भी मरे थे जो कि मतलब जा रहे थे ट्रेन में और 33 जो है मिलिटेंट जो है उनको मार गिराया है इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा खबर है, वो खबर इसको इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो है ये अभी भी जो है बिल्कुल आतंकवाद का den है और इस den के अंदर जो है मतलब पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है कि आप हमें लिबरेट कीजिए, हमें जैसे हमारे यहाँ एक ज़माने में खालिस्तान का जो हम और आप खालिस्तान के मूवमेंट के टाइम में मतलब खुद देख रहे थे कि किस तरह से आतंकवादी जो हैं वो दिल्ली में आके धमाके हो रहे थे और क्या हो रहा था। तो ये तो डायरेक्ट एक टेररिस्ट का जो है वो मतलब आतंक है और अब स्टेट जो है इसको कैसे रिस्पॉन्स करेगी ये इसका ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इस तरह का पहला वाकया शायद आतंकवादियों की तरफ से ट्रेन को हाईजैक करना और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारना, ये एक अपने आप में शायद दुनिया में बिल्कुल नए किस्म का वाकया है। अच्छा, इस पर पॉलिटिकल क्या कुछ आया उसमें, कुछ बयान क्या है, कैसे? वो इमरान खान कूद पड़े हैं, जेल से उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी पॉसिबल तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि पब्लिक का ट्रस्ट गवर्नमेंट के साथ नहीं होगा। ये पॉलिटिकल बयान उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि पब्लिक का ट्रस्ट जो है ना तो आर्मी पे है और ना ही शहबाज शरीफ के गवर्नमेंट में है। तो पब्लिक अलग है और गवर्नमेंट अलग है और गवर्नमेंट और जो आर्मी है वो अपनी मतलब जो चाहता है वो करता है, पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो अलगाववादी जो लोग हैं वो उनका भी ट्रस्ट नहीं है, ना आर्मी पे ट्रस्ट है उनका और ना ही उनका जो है गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है। तो इस तरह के जो आर्मी ऑपरेशन हो रहे हैं और कहीं के धमाके हो गए तो आर्मी आके उसको काउंटर कर रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सलूशन काउंटर इंसर्जेंसी नहीं है, ये इमरान खान का काउंटर इंसर्जेंसी जो ऑपरेशन हो रहे हैं ये जो है ये इसका सलूशन नहीं है और इसका सलूशन सिर्फ नेगोशिएशन है और जो आप अलगाववादी लोग हैं उनको आप बैठाइए, उनसे बातचीत कीजिए। और फिर वो अपनी वाहवाही ले रहे थे कि जब मैं इख्तिदार में था तो मैंने टेररिज्म पे जो है काबू कर लिया था और टेररिज्म बहुत हद तक कंट्रोल में आ गई थी। फिर उन्होंने एक बात और कही थी कि पाकिस्तान को मैं टेररिज्म से टूरिज्म पे ले जा रहा था, टेररिज्म को हमने पीछे छोड़ दिया था और टूरिज्म का जो है मामला हमने जो है आगे बढ़ा दिया था। तो अब पाकिस्तान में जो है टूरिज्म हो रहा था हमारे टाइम में और दुनिया से लोग आ रहे थे और जो पाकिस्तान के मतलब अनटैप्ड मतलब जगहों हैं वहां पे हम टूरिस्ट को ले जा रहे थे। अब फिर ये वापस जो है टेररिज्म पे आ गया है। तो उनका ये कहना है कि हमें बना दीजिए आप प्राइम मिनिस्टर, हम जो है देखिए इमरान खान की पार्टी की सरकार है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और वहां पिछले कम से कम कई महीने से अफगानिस्तान बॉर्डर के नजदीक पारा चिनार को घेरा हुआ है आतंकवादियों ने और वहां सप्लाईज बंद हैं और कितने लोग मारे जा चुके, एक तरह से मिनी गाजा बना हुआ है और ये इमरान खान की पार्टी के हुकूमत में है वो इलाका। तो ये इमरान खान जेल में बैठ करके ये बयान दे देना शायद आसान है, उनकी अपनी पार्टी क्या कर रही है कि पारा चिनार के लोगों पर इतना जुल्म हो रहा है और कहीं कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा। रूटीन नॉर्मल सप्लाई पेट्रोल हजार रुपए लीटर तक लोग लेकर के चलाने के लिए तैयार चला रहे हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग ना बाहर निकल पा रहे ना आ पा रहे। अब पिछले कुछ महीनों में कई वाकयात हुए हैं, बाकायदा बसों का कॉन्वॉय था उस पर हमला हुआ, दर्जनों लोग मारे गए। तो ये है इमरान खान की खुद की भी पार्टी की हकीकत कि वो कैसे लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करते हैं। अच्छा, आप चलना चाहते हैं नेपाल की खबरों की तरफ? नेपाल में क्या कुछ है?
देखिए, नेपाल में तो हम और आप जानते हैं, नेपाल पे पहले खबर डिस्कस कर लें। खबर ये है कि जो उनके किंग थे ज्ञानेंद्र शाह, जो नेपाली किंग थे, जो कि 2008 में उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी थी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आने के लिए उन्होंने पीसफुली हट गए थे। उनकी तरफ से 2008 से लेकर के अभी तक बहुत सारी वहां पे किंग्स पार्टी भी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी, जो कि चाहती है कि किंग को फिर से हम वापस लेके आए। तो ये खबर यह है कि जो ज्ञानेंद्र थे, मतलब राजा ज्ञानेंद्र जो थे, वो पोखरा से आए काठमांडू। पोखरा एक जगह है, वो मध्य मतलब तराई में है, वहां पे उनका घर वगैरह है। तो वो हॉलिडे के लिए गए हुए थे और वहां पे शायद 1-2 महीने के बाद वो लौट करके फिर से काठमांडू में आए। तो लाखों की तादाद में लोग उनको रिसीव करने के लिए पहुंच गए और राजा की जय का नारा लग रहा था वहां पे। और मतलब यह है कि बहुत सारे जो सिक्योरिटी पर्सनल है, हंड्रेड्स की तादाद में, उन्होंने मतलब उस मॉब को कंट्रोल किया और राजा को निकाल करके उनकी गाड़ी पे बैठा करके उनका जो निवास है, उसका नाम है निर्मल निवास काठमांडू में, जहाँ पे अभी भी आज के डेट में भी जो है वो किंग ज्ञानेंद्र वहीं रहते हैं, वहां तक उसको स्कॉट किया। तो ये खबर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो नेपाल में हो रहा है प्रजातंत्र के नाम पे और डेमोक्रेसी के नाम पे, क्योंकि 15 साल के या 20 साल का जो वक्फा है, इसमें 25 गवर्नमेंट बदल चुकी है वहां, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो 25 गवर्नमेंट जो है वो तो आपस में इसी तरह लड़े मरने बैठे हैं कि हम सरकार बनाएंगे कि आप सरकार बनाएंगे। प्रचंड का तो यही खेल था, कभी इधर आ जाते थे, कभी उधर आ जाते थे। अब ये दोनों जो है, जो कांग्रेस है की सरकार है, नेपाल कांग्रेस की सरकार है और कम्युनिस्ट की सरकार है, एक तरफ शेर बहादुर देउबा है, एक तरफ केपी शर्मा ओली है, ये दोनों मिलकर के अब सरकार चला रहे हैं। तो पब्लिक जो है वो उसका मूड जो है वो अब एक तरह से कहिए, इसको कहते हैं बेजार हो चुका है इस डेमोक्रेसी के खेल से, और उन्होंने कहा कि ये कहीं लेके नहीं जा रहे हैं। तो एक फिर से एक माहौल बन रहा है कि किंग को हम फिर लेके आए। अब इसके आगे क्या होता नहीं होगा वो तो आगे की बात होगी। किंग की एक्टिविटीज बढ़ने पर किसी एक लीडर ने, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, नेपाल के ही लीडर ने एक बयान दिया था कि देखिए, अगर आपको वाकई सियासत करनी है तो आप अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, इलेक्शन लड़िए, अगर आप इलेक्शन में जीत जाएंगे तो आ जाइए हुकूमत में। लेकिन ये सब अब राजा गए तो गए, यानी इस किस्म के बयानात भी वहां से आ रहे हैं, काठमांडू से। तो ये काठमांडू की खबर थी। बांग्लादेश से क्या कुछ हो रहा है? बांग्लादेश, हमारे मोदी जी बहुत बांग्लादेश की जो खबर है वो है यूनुस सरकार के ऊपर और इंडिया से उसके मतलब कड़वे रिश्ते, और यही खबर चल रही है जब से हसीना वाजिद जो है वहां से गई हैं और यूनुस सरकार जो इंटरिम सरकार है या एडवाइजरी सरकार है वो आ रही है। और बात वहां पे यही बात की फंस रही है कि किसी तरह से यूनुस साहब को और मोदी जी को दोनों को मिलवा दें आमने सामने, तो जो भी गिला शिकवा है, जो भी कुछ मन मुटाव है, वो आपस में बात कर लें कि हाँ भाई हमारा ये गिला है, आपका ये गिला है। तो अब इसी पहल में कड़ी में जो है जो 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 खबर है वो ये है कि 5 अप्रैल को जो है बैंकॉक में बिम्स्टेक एक संगठन है जो कि मतलब साउथ एशिया के संगठन है, उसकी समिट लेवल की मीटिंग हो रही है बैंकॉक में। तो जहां पे यूनुस साहब भी पहुंचेंगे, मोहम्मद यूनुस भी, और हमारे मोदी साहब भी पहुंचेंगे। तो क्या सारियां लग रही हैं कि मोदी साहब शायद हाथ मिला लें यूनुस साहब से और कुछ बातें जो है, दो बोल जो हैं प्रेम के बोल लें वो, तो फिर हिंदुस्तान और बांग्लादेश के जो है वो मतलब रिश्ते जो है फिर सुधरने लगेंगे। जयशंकर साहब जो है वो 2 बार यूनुस साहब से मिल चुके हैं, लेकिन जो कड़वाहट है और जो चीजें हैं जो बांग्लादेश कर रही है वो तो कर ही रही है, जो खबरें आ रही हैं हम आप बता रहे हैं। लेकिन जो खबर आज की है वो यही है कि यूनुस सरकार की और मोदी जी की जो है वो मीटिंग होने वाली है बैंकॉक में 5 अप्रैल को, और इसी के लिए जो है ये मतलब
काफी उससे एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश, कई बार जो है यूनूस सरकार ने कह दिया है, ये यूनूस सरकार का कहना है कि हम जो है वो तो चोली दामन का साथ है और एक बूट के दो हिस्से हैं, एक चने के दो हिस्से हैं, एक हिंदुस्तान है, एक बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश तो हिंदुस्तान से कभी जुदा हो ही नहीं सकता है, इतना डिपेंडेंट है। ये सारी बातें वो कर रहे हैं मतलब पब्लिक कंजम्पशन के लिए, और उनके यहाँ जो वातावरण है और जो चीजें हैं वो चल रही हैं। तो यही खबर है जी। इधर 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 शेख हसीना वाजिद की तरफ से भी कुछ खबर कुछ है, वो दिल्ली में है, कहीं छुपी हुई है, क्या कुछ है उनका, कुछ बयान यहाँ कुछ नजर नहीं आता। शुरू में तो उन्होंने इंटरव्यू दिए थे, क्या वो अब तक भी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ रही हैं, क्या कुछ है उनकी पार्टी की तरफ से भी कुछ कहा? ये खबर एक्चुअली अवामी लीग के खीमे से आई है और अमेरिका से आई है, जो कि अमेरिका में जो अवामी लीग के सपोर्टर हैं उन्होंने एक बयान जारी किया है कि बहुत जल्द जो है शेख हसीना वाजिद फिर से बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर बन के आ रहे हैं और वो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभालेंगे वहां पे, कि उन्होंने तो रिजाइन किया ही नहीं है, तो आज के डेट में भी प्राइम मिनिस्टर है वहां पे। और उन्होंने कहा कि शेख हसीना वाजिद ने स्टूडेंट्स को माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स होते हैं वो तो गुस्से में और इसमें जो भी कुछ किया है हमको उससे कुछ मतलब गिला शिकवा नहीं है, और ये जो बाकी लोग हैं ये जहां से आए थे वहीं चले जाए, जहां से आए थे वहीं चले जाए और हमें फिर से जो है गद्दी पे बैठा दे, और हसीना वाजिद फिर से आ रही हैं। अब इस खबर का ये है कि ये वहां से मतलब अमेरिका से अवामी लीग के लोगों ने कहा, अब इसमें जो है हसीना वाजिद कितना उसको मतलब कनकर करती हैं या वो उनका स्टेटमेंट नहीं है, ये अवामी लीग पार्टी का स्टेटमेंट है जी। लेकिन ये तो बहुत ही ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं उस तरह का कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ही वापस जाएंगी, और जैसे उनके लिए बिल्कुल रेड कारपेट बिछा हुआ है। वहां तो उनके वालिद के निशानात भी मिटाए गए हैं, हमले हुए हैं बाकायदा ढाका में, जो उनके वालिद के कुछ निशानात हैं। तो ऐसे में कैसे वो वापस जाएंगी, वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर अब भी समझ रही हैं, ये तो बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है। इधर हमारे यहाँ भारत में एलन मस्क का इंटरनेट आने की तैयारी है, वो क्या कुछ है? एलन मस्क वो हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के तकरीबन राइट हैंड माने जा रहे हैं, और बहुत से फैसलों में वो उसमें हिस्सेदार भी हैं, और वो कारोबार भी मिलकर कर रहे हैं शायद। बिल्कुल ऐसा तालमेल है जैसे हमारे मोदी जी का और अडानी का, तकरीबन शायद उससे भी ज्यादा गहरा है। क्या कुछ है ये नया एग्रीमेंट भारत के साथ? एक मतलब लतीफे के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कहानी बहुत बचपन में हमने पढ़ी थी कि एक राजा था और उसका जो पूरा मतलब ये था, वो एक तोते के अंदर बंद था, उसकी पूरी जो थी, तो जब तोता मरेगा तो राजा मरेगा। तो लोगों ने बहुत ज्यादा जो उसके राजा के दुश्मन थे उसको मारना चाहते थे, लेकिन राजा मरने की तरह तो किसी ने बताया कि तोते को अगर आप मार दीजिए उसके तो राजा अपने आप ही मर जाएगा। तो तोते का जो है कभी पर ये किया गया, फिर उसके पैर ये किए गए, फिर उसके गले को दबाया गया। तो मेरा ये कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका तोता जो है वो एलन मस्क है। तो पूरे अमेरिका को अभी जो चला रहा है वो एलन मस्क चला रहा है, और वो एक ताजिर है, वो एक तजारतकार है। उसका इंटरेस्ट पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसका जो है वो तजारती इंटरेस्ट है। और अभी जो मोदी साहब गए थे वहां पे व्हाइट हाउस में और ओवल ऑफिस में बैठे थे वो, और बातचीत हुई थी, तो उस पे कहीं ना कहीं एक तो मीटिंग उनकी एलन मस्क से भी हो चुकी थी उनसे पहले, और मोदी साहब ने रजामंदी दे दी थी कि आप जो भी कुछ भारत में करना चाहते हैं हमारे लिए गेट खुला हुआ आपके लिए। तो उस टाइम खबर आई थी कि टेल्सा जो कार है जो एलन मस्क बनाते हैं, बैटरी की कार है, और वो कार की इजाजत दे दी गई है, और गुड़गांव में उसका एक 5000 स्क्वायर फीट का जो है वो जगह भी तैयार हो गई है जहां उनका शोरूम होगा, मतलब टेल्सा वालों का। अब मुंबई में भी जो है उसके साथ एक बहुत बड़ा शोरूम की बातचीत हो गई थी। अब ये जो नई खबर है वो ये है कि स्टार लिंक उनका एक इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडबैंड सर्विस है, जो कि अभी ब्रॉडली इंडिया में जो ब्रॉडबैंड सर्विस है वो 3 ही लोगों के पास है। एक तो जो गवर्नमेंट का है वो है आपके क्या कहते हैं उसको, बीएसएनएल जी, और उसके बाद फिर जो है
एयरटेल है भारती, जो एयरटेल भारती कंपनी है वो है, और तीसरा जो है वो रिलायंस है, जियो जिसको कहते हैं। अब रिलायंस ने जो खबर अभी आई है कि वो एलोन मस्क के साथ उसका जो है स्पेस एक्स जो है कंपनी है उनकी, एलोन मस्क की, जो कि स्टारलिंक की से ब्रॉडबैंड देती है, उससे उन्होंने संधि कर लिया है और उन्होंने कह दिया कि जियो जो है अब स्टार लिंक को जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे देगी। उससे पहले जो है वो एयरटेल, उससे पहले जो है उसने संधि कर ली थी। तो एयरटेल और जियो ये दोनों मिल करके अब स्टार लिंक को इंडिया में लाने की उन्होंने तैयारी कर ली है। अब बहुत सारी बातें इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर चल रही हैं कि क्या हम स्टार लिंक को अलाउ करें और फिर कैसे डिवीजन होगा इन तीनों में, ब्रॉडबैंड के डिस्ट्रीब्यूटर में, कि जियो को कितना हिस्सा मिलेगा स्टार लिंक का और एयरटेल को कितना मिलेगा, या पूरा स्टार लिंक ही जो है ये खत्म हो जाएगा, एयरटेल भारती और जियो खत्म हो जाएगी। अब बीएसएनएल जो है वो प्रोवाइड करेगी इंटरनेट सर्विस। तो ये सब चीजें जो है वो चल रही है, लेकिन अभी तक फैसला गवर्नमेंट का नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये मामला जो इंटरनेट का और ब्रॉडबैंड का मामला है वो सिक्योरिटी का भी मामला है। और वो सिक्योरिटी ये है कि अभी एलोन मस्क ने ऐलान किया था कि अगर यूक्रेन से हम स्टारलिंक को हटा देते हैं तो एक दिन में यूक्रेन जो है वो खत्म हो जाएगा, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। पूरी रशियन जो फौज है वो यूक्रेन को कब्जा कर लेगी। तो इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो अगर इस तरह से अगर एलोन मस्क की स्टारलिंक पूरे इंडिया के ऊपर अगर हावी हो जाती है, हम और आप जो है स्पीड और उसके ऊपर चले जाते हैं कि भाई स्टारलिंक की तो स्पीड क्या है, क्योंकि स्टारलिंक का जो मैटर यह है कि वो सैटेलाइट बहुत नजदीक है मतलब धरती से, और वो पहाड़ों के ऊपर और नदी के ऊपर और समंदर के ऊपर वो सब जगह से बहुत नजदीक है। तो अभी जो हम लोग सैटेलाइट यूज कर रहे हैं, जिससे हम ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, वो काफी दूर है मतलब इंडिया की धरती से और आसमान से। स्टारलिंक की जो खूबी है कि वो छोटे छोटे सैटेलाइट जो है वो लेके आते हैं और जहां पे उनको देना है। अब वो भूटान ने तो कर लिया, भूटान ने संधि हो गई उनकी, और भूटान जो है उनके वेबसाइट में भी आ गया है कि हम जो है, बांग्लादेश शायद वो यूनुस सरकार ने उनसे कहा कि 90 दिन के अंदर अंदर जो है हम मतलब एलोन मस्क को कहा कि 90 दिन के अंदर जो है हम स्टारलिंक को जो है वो बांग्लादेश में बाहर करें। तो ये सब चीजें चल रही हैं। ये चीजों के का जो बैकग्राउंड है वो है इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप, और इसके ऊपर यह है कि मोदी सरकार जो है, अभी जयशंकर कह रहे थे, अभी जयशंकर गए थे लंदन और बर्तानिया और कहां वो घूम के आ रहे हैं। उन्होंने, मैं हैरान हूं, मैं 1 मिनट और लूंगा। वो ट्रेड एंड टैरिफ के मामले में जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है कि आई हैव एक्सपोज्ड इंडिया, आई हैव अनअर्थ इंडिया, आई हैव, मतलब क्या क्या बोल रहा था, मतलब एक तरह समझ लीजिए कि इंडिया को गाली दे रहा था कि, और मोदी को गाली दे रहा था। सीधी बात है। अगर आप और उसके ऊपर जो है हमारे जयशंकर कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, जो कह रहा है वो सही कह रहा है, सरकार सही कह रहे हैं, हम प्रजा हैं, हम तो जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि किस तरह की इंडिया की सरकार है और किस तरह की हमारी जो है, मतलब एक गाली दे रहा है एक आदमी और वो ये कह रहा है कि ये टैरिफ है, ये है, वो है। इंडिया क्या खड़ा। अभी दूसरी बात जो अभी जो आई है कल या परसों, वो ये है कि अब वो ये कह रहे हैं कि ईरान के मामले में चाबहार का तो किस्सा आपको बता ही दिया था। अब वो रशिया से जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया शुड नॉट हैव एनी ट्रेड विथ रशिया। आप चाहे रशिया की तरफ हो चाहे हमारी तरफ हो, आइदर यू आर विद देम और यू आर विथ मी। हाँ, तो ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिए अभी जो आपने एक खबर में स्टारलिंक वाले में कहा कि अभी सरकार गौर कर रही है, मुझे इस गौर करने वाली बात पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बस ये कहने के लिए है। जब मोदी जी वहां उनके बच्चों को खिला के आ गए एलन मस्क के, तो उनकी कंपनी को यहाँ कौन रोकने जा रहा है। अब तो वो रास्ते बनाए जा रहे होंगे कि किस तरह से स्टारलिंक के लिए रेड कारपेट बिछाया जाए। ये तैयारियां हो रही होंगी। कहने के लिए खबरों में कहते रहिए कि अभी गौर कर रहे हैं वगैरह वगैरह, मुझे कम से कम ऐसा लगता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त निकालते हैं, सारी खबरों की तैयारी करते हैं और एक ही जगह हमारे देखने वालों को साउथ एशिया की तमाम खबरें मिल जाती हैं। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।
मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।